नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए ध्यान रखिएगा। 2021 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जो है 135 पार्ट तक हो चुके थे। अब आज की डेट में हम लोग अगला पार्ट 136वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में दोस्तों हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं। दो प्रश्न में पहला होगा आपका स्टैटिक जीएस का, एक जीएस का प्रश्न होता है, दूसरा करंट अफेयर का प्रश्न होता है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को हम लोग अच्छी तरीके से डेली देखते हैं। ठीक है, यह मुख्य परीक्षा जो 2021 में होगी अक्टूबर में, तो उसी के लिए है। देखिए, समय लगभग 2-250 दिनों का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप लोग अभी से 2-2 घंटे मिलाकर डेली आप लोग तैयारी करिए। मुख्य परीक्षा की एटलीस्ट आप 2 प्रश्न ही आप लोग अच्छे से लिखते रहिए। ठीक है, और यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो भी आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, जो भी आपके ग्रुप में हैं, तो उनमें भी शेयर करा दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो लोग भी जो मुख्य परीक्षा का जो ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पर, तो ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर जानकारी लेके आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, और पेड ग्रुप में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। आइए आज का प्रश्न जो है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पेपर सेकंड का है। प्रश्न संख्या 271 है और 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इस प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में आप लोग एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए और अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, इसके साथ में आपके उत्तर में अगर डायग्राम कोई बना हुआ है, फ्लो चार्ट है और डेटा है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके उत्तर को बेहतर बना देती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। अब देखिए, जब जिस समय जैसे 2020 की मुख्य परीक्षा हुई थी, तो जो लोगों ने जिस समय लिखने गए होंगे, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया होगा। अब आपने क्या किया होगा कि सोचते हैं बैठकर कि अब मुझे इस प्रश्न में कौन कौन से की पॉइंट्स डालने हैं, कि किन की पॉइंट्स पर मुझे आगे बढ़ाकर लिखना है, अच्छे से डिक्टेट करके लिखना है। तो वही प्रक्रिया डेली आपको ग्रुप में कराई जाती है। आपको 2 प्रश्न डेली दिए जाते हैं, वो भी संभावित प्रश्न दिए जाते हैं कि जिनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह यूपीएससी मेंस 2019 का प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी मेंस 2019 का। अब देखिए, यह आया हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आयोग के द्वारा पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, आइए प्रश्न को देखते हैं। महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। चर्चा कीजिए। यह प्रश्न आईएएस मेंस 2019 में आया हुआ है। अब इसी को हम लोग बेहतर ढंग से लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपके पास में 8 से 10 पॉइंट, 12 पॉइंट अगर होते हैं, उनकर उन उन पॉइंट्स पर आपने लिख लिया, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आ जाती हैं। और एक दो बार और आपने उसको देख लिया, रिवीजन कर लिया, तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, देखिए, महान्यायवादी की जहाँ तक बात की जाती है, तो ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, सलाह देता है विधि मामलों में, कानूनी मामलों में। और यह उच्चतम न्यायालय में सरकार का वकील भी होता है। ध्यान रखिएगा, सरकार का सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष से वकालत भी करते हैं। ठीक है, वकील होते हैं। और संविधान में देखिए, अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत, अनुच्छेद आर्टिकल 76(1) के अंतर्गत जो महान्यायवादी होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब इनकी कुछ एलिजिबिलिटी भी हैं कि जैसे भारत का वह नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो और उच्च न्यायालय में, या तो उच्च न्यायालय में 10 साल वकील पद पर कार्यरत रहा हो, वकील रहा हो,
वकील के कार्य का अनुभव हो उसको 10 साल का, तो उसको महान्यायवादी बनाया जा सकता है। किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा, अनुच्छेद 76 एक के तहत। वर्तमान में देखेंगे तो के वेणुगोपाल जो हैं हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। अब देखिए के वेणुगोपाल जी हैं, और महान्यायवादी की जहाँ तक बात की जाती है, अटॉर्नी जनरल की जहाँ तक बात की जाती है, तो अब इसके मुख्य मुख्य कार्यों को भी देख लेते हैं कि पूरी सारी चीज़ें, सारे डायमेंशन आपके प्रश्न में पूरे हो जाएं। कार्यों को एक एक करके देखते हैं कि जैसे अनुच्छेद 76(2) के तहत क्या करता है कि कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। भारत सरकार को सलाह देता है, अगर कोई कानूनी मामला होता है तो उस पर वह एडवाइस देता है। किसको देता है? भारत सरकार को देता है, अटॉर्नी जनरल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कार्य पड़ गया, राष्ट्रपति के द्वारा कोई कार्य सौंपा जाता है, तो जो कार्य विधि मामलों में जो कार्य राष्ट्रपति सौंपते हैं, तो उसको, उन कार्यों का, कर्तव्यों का निर्वहन करता है कौन? करता है महान्यायवादी। अन्य क्या चीज़ें हैं कि जैसे संविधान में महान्यायवादी को जो कार्य सौंपे जाएंगे, उन कार्यों को करने का कार्य महान्यायवादी करते हैं। संविधान द्वारा सौंपे गए कार्यों को भी निर्वहन करते हैं। भारत सरकार के ये विधि अधिकारी होते हैं, ध्यान रखिएगा। यह अगर जैसे भारत सरकार का कोई मामला आता है जिसमें भारत सरकार को जाना होता है, तो वहाँ पर ये पक्ष कर रखते हैं जाके अपना। भारत सरकार का जो पक्ष रखते हैं वो कौन रखते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पक्ष रखना हुआ सरकार का, तो वो आपके महान्यायवादी रखते हैं जाकर। ठीक है। भारत की सीमा के भीतर किसी भी न्यायालय की कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं। संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अगर नामित किए जाते हैं, या संसदीय कोई समिति होती है उसमें अगर भाग लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर ये जाते हैं। तो ये जो आपका महान्यायवादी होते हैं, तो महान्यायवादी किस तरीके से यह सरकार का विधि अधिकारी होता है, किस तरीके से सलाह देता है, और यह वकील होता है। ठीक है, ये भारत सरकार का वकील होता है। तो इसी पर चर्चा करनी थी। पूरी की पूरी चीज़ें आपको 125 शब्दों में आपको बतानी है, तो अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को जो पेड ग्रुप चल रहा है 2021 का मुख्य परीक्षा का, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी अपना मुख्य परीक्षा का बैच अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं, 2-2 प्रश्न अभी से लिखना चाहते हैं, और जितने भी पुराने प्रश्न 3 सालों से 2018, 19, 20 में आप लोगों ने देखा होगा जीएस के चारों पेपरों में किस तरीके से चीज़ें आई, ऐसे कितने आए, तो जो लोग भी अपना मुख्य परीक्षा में इंटरेस्टेड हो, अभी से चीज़ों को लिखना चाहते हैं, जैसे जो लोग मेंस दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई आपकी सारी चीज़ें तैयार हैं, बस आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिलें और आप पेपर में बेहतर करें जाके। ठीक है, तो जो लोग भी अपना पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इस समय 50% फी भी ऑफ चल रही है, तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों, वो आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, करंट अफेयर समसामयिकी का प्रश्न होता है, और प्रश्न संख्या जो है आपकी 272 है। 125 शब्दों में इसको भी लिखना है। 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए, और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और अच्छे से उत्तर को लिखिए। इसके साथ में कुछ जो आपके डेटा है, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, इन सारी चीज़ों का भी, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का अगर प्रयोग कर देते तो आपका उत्तर का जो प्रस्तुतिकरण जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को लिखिए। कल की डेट में, कल संडे है, संडे को छुट्टी रहेगी दोस्तों, और जो आपका आज का प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग डेली डेली लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए समय किसी के लिए नहीं रुकेगा। आप रुक जाएंगे ठीक है, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकने वाला। तो जो समय है आपके पास में उसको बर्बाद मत कीजिए, और अच्छे से जो आंसर राइटिंग कराई जा रही है उसको आप लिखने का प्रयास करिए। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? डार्क नेट क्या है, इसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो देखिए डार्क नेट क्या है? वेब, जिसे सुना होगा इंटरनेट, ठीक है, वेब, जहाँ से सूचनाएं हमें मिलती हैं, कुछ प्रोटोकॉल, कुछ जो डिवाइसेस होती हैं उनके माध्यम से, रूटर्स के माध्यम से। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो यह डार्क नेट होता क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे कि आखिर डार्क नेट होता क्या है, इसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो यह प्रश्न है। डार्क नेट क्या है? वेब आपने सुना होगा, जहां से इंटरनेट जो होता है, जहां से हम सूचनाओं को सर्च करते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। हमें किसी चीज़ के बारे में जानना होता है तो हम गूगल पर, सर्च इंजन पर टाइप करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, डार्क नेट कौन सा क्षेत्र है? इंटरनेट का ऐसे नेटवर्क जिनकी पारंपरिक ब्राउज़र से ना एक्सेस करके सरकारी क्रोम, जो सफारी होते हैं, क्रोम, जितने भी वेब ब्राउज़र होते हैं, इनसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनको एक्सेस करने के लिए नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है। और ये जो, जैसे मान लीजिए ये जो सतही क्षेत्र है, सतही ऊपर वाली परत जो देख लीजिए, इंटरनेट के ऊपरी वाला क्षेत्र जो सर्च होकर गूगल क्रोम, सफारी और मोजिला, फायरफॉक्स, मतलब जितने भी वेब ब्राउज़र हैं उनके माध्यम से सर्च होकर चीज़ें आती हैं, सूचनाएं आपको प्राप्त होती हैं। लेकिन डार्क नेट क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है? इसी के डीप वेब होता है, जहां पर जिनकी एक्सेस जो होती है वो लिमिटेड और अलग तरीकों से होती है। इसकी एक्सेस जो होती है वो नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग करके इनको किया जाता है। और यह जो डेटा होता है, ध्यान रखिएगा, डेटा जो होता है वो इनक्रिप्टेड डेटा होते हैं। और इसका उपयोग जो है, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें ब्लॉक कर दी जाती हैं आईएसपीज़ के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के द्वारा या सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जो चीज़ें एक्सेस नहीं की जा सकती, वो चीज़ें डार्क नेट या डार्क वेब भी कहा जाता है। इसको एक अन्य नाम दिया गया है, डीप वेब, ठीक है। तो इस जो वेब है उसमें जो गहन सूचनाएं होती हैं वो रहती हैं, और एक अलग तरीके से, एक अलग जो उसकी प्रक्रिया है उसके माध्यम से ये सर्च की जाती हैं। अब देखिए, डार्क नेट के बारे में आप लोगों ने समझा, डार्क नेट क्या चीज़ है। उसके बाद में डार्क नेट के उपयोग क्या हैं। अब देखिए, डार्क नेट के उपयोग की जहाँ तक बात करते हैं तो गुप्त सूचनाएं, जैसे सरकारी सूचनाएं हैं या कोई संस्थान है या कोई हैकर जो लोग जो होते हैं वो डार्क नेट का उपयोग करते हैं, ठीक है, डीप वेब का उपयोग करते हैं। ऐसा हुआ था, चीनी नागरिकों द्वारा इस तरीके के जो डार्क नेट है इसका उपयोग किया गया। भारत में भी बहुत सारे लोगों के द्वारा ये डार्क नेट का उपयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए, बहुत बड़े बड़े जो शोध संस्थान हैं तो वहाँ पर संवेदनशील जो शोध होते हैं उनकी खोज के लिए इस डार्क नेट का उपयोग किया जाता है, डार्क वेब का उपयोग, डीप वेब का उपयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई कानून प्रवर्तन एजेंसी है, अब उसको स्टिंग ऑपरेशन करना है, या इस समय अगर देखेंगे लोकतंत्र है हम भारत देश में, और यहाँ पर सरकार अगर चीज़ों को सही तरीके से नहीं ले जा रही तो उसके लिए लोग स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। जो पत्रकार हैं चीज़ों को गोपनीय तरीके से आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे में क्या है, जो गुप्त सूचनाएं होती हैं पत्रकारों के द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा, उनको डार्क वेब के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। और क्या है कि जैसे स्थानीय इंटरनेट प्रदाताओं द्वारा जैसे ब्लॉक कंटेंट है तो उसकी पहुंच हम किसके द्वारा कर सकते हैं, हम डार्क नेट के द्वारा, डार्क वेब के द्वारा कर सकते हैं। और क्या है कि जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन कोई है, बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ, या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम किसी के पास वो सूचनाएं ना जा सकें, तो ऐसे में क्या है, संवेदनशील संचार के हेतु भी क्या है, डार्क नेट का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक योजनाओं के लिए, जैसे व्यावसायिक योजनाएं, जैसे कोई व्यवसाय है या बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको बेहतर रखना चाहती है, उनको सुरक्षित रखना चाहती है, गोपनीय तरीके से बनाए रखने के लिए जितनी भी सूचनाएं हैं, योजनाएं हैं, तो उनके लिए भी इस डार्क नेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अपनी तरीके से, कुछ पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में हैं तो उनको भी ऐड करिए, अच्छे से चीज़ों को लिखने पढ़ने का प्रयास करिए। 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, तो बेहतर ढंग से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। और इसकी पीडीएफ जो है आपको यूपीपीसीएस मेंस 2021 के ग्रुप में मिल जाएगी। तो अच्छे से चीज़ों को पढ़ने और लिखने का प्रयास करिए, और डेली जो प्रश्न दिए जा रहे हैं दोस्तों उनको आप लिखने का प्रयास करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।